हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है सामाजिक विज्ञान, और उस सामाजिक विज्ञान का जो भाग दूसरा है यानी कि भारत और समकालीन विश्व, आज से हम यह बुक पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि किस तरह से यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो उसके बारे में ये पहला लेसन है। यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक से शुरू करने से पहले यहाँ पर एक पेंटिंग आपको दिखाई दे रही होगी, और इस पेंटिंग को आप गौर से देखिए। और इसी पेंटिंग के अंदर एक प्रसिद्ध चित्रकार, और प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? फ्रेडरिक सोरियो। इस फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्र बनाए थे। ऐसे कुल कितने चित्र बनाए थे? 4 चित्र बनाए थे। तो इस चित्र के माध्यम से दुनिया को राष्ट्रवाद का संकेत दिया था, यानी कि एक तरह से माना जाए तो संदेश दिया था राष्ट्रवाद का। और राष्ट्रवाद को प्रतिपादित किया है इस चित्र के माध्यम से। किसने? सोरियो ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा जूम कर लिया। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ आपको इस चित्र के बारे में जो ये टॉपिक है राष्ट्रवाद, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो इस टॉपिक में आपको सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। और जो भी विवरण नीचे दे रखा है वो इस चित्र का विवरण दे रखा है कि इस चित्र में क्या क्या, यानी कि कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, तो उस चीज़ को दिखाया गया है। नीचे आप देख सकते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए है ये, और ज़्यादा नहीं है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके बाद मैं राष्ट्रवाद के बारे में बताऊंगा कि राष्ट्रवाद क्या चीज़ होती है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। यानी कि फ्रेडरिक सोरियो थे, उन्होंने 1848 में 4 चित्र बनाए थे। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यानी कि इन 4 चित्रों में उन्होंने एक सपनों का एक संसार रचा, और जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक या फिर सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। क्या? संसार। इस श्रृंखला के पहले चित्र जो आपको ऊपर दिखाया गया है, चित्र संख्या 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। यानी कि ये जो चित्र ऊपर बना है उसमें यूरोप और अमेरिका के चित्र, यानी कि लोग दिखाए गए हैं। और सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग इकट्ठे हैं और एक कतार में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। आप याद कीजिए, जब 9th क्लास में आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी, फ्रांस की क्रांति, तो ये उस समय की बात है। तो यहाँ पर दोबारा जिक्र किया गया है इस बात का। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं। वो बात है, यानी कि क्रांति के समय फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी वो चीज़ें यहाँ पर आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाई गई है। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है? ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं आप। उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, और प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं चित्र के अंदर। इसी तरह से सोरियो के कल्पना दर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक क्या हो चुके थे? तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास ही अभी अभी पहुंचा है, और उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। तो इस तरह से इस चित्र का वर्णन आपको बताया जा रहा है। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोरियो ने यह छवि निर्मित की और जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। यानी कि चित्र का जब निर्माण किया था तो उस समय जो जर्मन लोग थे वो एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, और जिनमें अनेक जर्मन भाषी
रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। इसी तरह से आगे उन्होंने लिखा है चित्र के बारे में, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं, और ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह और संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? सोर्यू कह रहे हैं। यानी कि इस चित्र का वर्णन किया गया है। इसी तरह से आगे लिख रहे हैं, चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सोर्यू ने चित्र 1 में की थी, और 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीति और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए थे। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, और इसी तरह से यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या फिर विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे। कहने का मतलब यह है कि एक चित्र के माध्यम से, यानी कि सोर्यू एक कलाकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी 1848 में, और उसका वर्णन आपको नीचे जो अभी हमने पढ़ा है वो वर्णन बताया गया है। इसी तरह से ये छोटा सा टॉपिक था जो आपके लेसन शुरू होने से पहले है। इसी तरह से जो नई बुकें आई हैं उनमें शब्दावली भी दी गई है, और जैसे आपकी यहाँ पे कुछ शब्दावली दिए गए हैं, जैसे निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद का मतलब होता है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, वो निरंकुश सरकार होती है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत और सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं, यानी उनके पास सैन्य बल भी होता है और केंद्रीकृत भी होती हैं। तो इस तरह की सरकार को निरंकुशवाद कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा शब्द है यूटोपिया। अभी आया था, हमने पढ़ा था कल्पनादर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग क्या होता है, असंभव सा होता है, तो वो यूटोपिया कहलाता है, कल्पनादर्श कहलाता है। इसी तरह से आपको नीचे रेनन के द्वारा राष्ट्रवाद क्या होता है, यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में, यानी कि राष्ट्र के बारे में एक परिभाषा दी गई है, आपको राष्ट्र के बारे में बताया गया है जो यहाँ पे दे रखा है। इसी तरह से जो अब की बार वाली जो बुकें आई हैं एनसीईआरटी बुक, वो बहुत अच्छी बुकें हैं। अगर आपने 9th क्लास के अंदर अच्छी तरह से बुकों को पढ़ा है तो उन्हीं का, यानी कि आगे का सेकंड भाग है। इसी तरह से ये राष्ट्र के बारे में दे रखा है कि राष्ट्र क्या है, जो रेनन ने ये बताया था। जैसे कि फ्रांसीसी दार्शनिक अंसर्ट रेनन ने 1823 से 92, यानी कि 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया था, यानी कि उन्होंने अपने आधार पर बताया था कि राष्ट्र क्या है। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्वेस्ट CEQ यूनिनेशन, यानी कि राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या फिर क्षेत्र से बनता है। तो इस तरह से आलोचना करता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। इसी तरह से अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, यानी कि लार्ज स्केल ऑफ सॉलिडरिटी। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है और प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही होगा। किसी देश का विलय करने या फिर किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र का वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्र का अस्तित्व में होना
एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है, और उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से रेनन के द्वारा राष्ट्र के बारे में बताया कि राष्ट्र एक क्या चीज़ होती है। तो आज का टॉपिक हमारा पूरा होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा पहला लेसन शुरू करेंगे अगले वीडियो से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ में लाइक भी कीजिएगा, और दूसरे स्टूडेंटों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।